अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा समझने वाला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। पेज नंबर 128 पे कोरियन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और रस्टिंग ऑफ आयरन का शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। तो इसको अच्छी तरह समझना है। ये एक जनरल रिएक्शन है, यानी कि इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा रिएक्शन यानी कि जिसमें हमें ख़ुद ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं करना होता। ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, खुद ही जो स्टार्ट हो जाते हैं इनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते थे। तो सबसे पहले हम जब कोरियन समझ लें ये क्या चीज़ है। कहते हैं कोरियन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। कहते हैं स्लोली और मुसलसल कंटिन्यूसली ईटिंग अवे ऑफ मेटल। अब देखें मेटल हमारे घर में बहुत बहुत ज़्यादा जो जनरल एग्जांपल है मेटल की वो हमारे पास लोहा यानी कि आयरन है। ठीक हो गया। तो आयरन जो है वो उसको जंग भी लगता है। यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि स्लोली और कंटिन्यूसली ईटिंग अवे। आप देखें जब जंग लगता है तो जंग फैलता जाता है और इसी चीज़ को हम कोरियन कहते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर हम किसी भी मेटल, अभी सिर्फ मैं लोहे की बात नहीं कर रहा, आयरन की बात नहीं कर रहा, किसी भी मेटल को स्लोली और कंटिन्यूस ईटिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कोरियन कहलाएगा। तो यहीं तक इसकी डेफिनेशन है। यहाँ निशान लगा देते हैं, ये निशान लगा लें और ये हमारे पास कोरियन की डेफिनेशन है। आगे लिखा हुआ है, कहता है इट इज़ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर विच विद द मेटल। ये सारी बातें आप छोड़ भी दें, यानी कि इनको बस दिमाग में बिठा लें, लेकिन इस तरह से लिखने की डेफिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखें कोरियन मैंने अभी बताया जनरल टर्म है। कोरियन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ अगर लोहे को जंग लग रहा है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, सिर्फ लोहे को जंग लग रहा है यानी कि कोरियन अगर हो रही है सिर्फ और सिर्फ लोहे को, तब हम उसे कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसलिए लिखा हुआ कहते हैं कोरियन इज़ अ जनरल टर्म, एक जनरल सी टर्म है। जबकि अगर हम उसको आयरन की अगर रस्टिंग है यानी कोरियन ऑफ आयरन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। अब ये तो हो गई डेफिनेशन रस्टिंग ऑफ आयरन की, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन। लेकिन आपने सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं करनी, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझना भी अच्छी तरह है। और इसके लिए आपको एक तरतीब से एक डायग्रामिक तरीके से बता देता हूँ। पहले इसका सारा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी मज़ीद आगे डिटेल बताएंगे। जी, कोरियन के बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा कोरियन क्या है, स्लोली एंड कंटिन्यूस ईटिंग। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या आती है, कहते हैं अगर कोरियन किसी आयरन पर होती है यानी कोरियन ऑफ आयरन, हम यहाँ पे कह सकते हैं कोरियन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, तो कोरियन ऑफ आयरन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। अब आ गई हमारे पास ये रस्टिंग स्टार्ट कैसे होती है, इसके लिए क्या ज़रूरत है, यानी आपके हमारे घर में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं लोहे की, तो उसके ऊपर ये जंग लगना स्टार्ट कैसे हो जाता है। इसकी ना कुछ कंडीशन है, वहाँ बुक में भी कंडीशन मैं आपको टॉप दिखा दूँगा वर्ड। तो यहाँ पे कंडीशन है, इसकी कंडीशन इसकी नोट कर लें, 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे अगर कहीं पे कोई स्टेन, स्टेन का मतलब होता है कोई दाग धब्बा कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, स्टेन लोहे पे लग गया किसी भी जगह पर, उसकी वजह से हो सकता है। नंबर 2 है डेंट पड़ गया कहीं पे भी, उसकी वजह से हो सकता है। नंबर 3 है जो अगर हमारे पास लोहा वगैरह जो है वो किसी मॉइस्ट एयर यानी नमी वाली जगह पर, ऐसे जैसे सर्दियों का मौसम होता है उसमें हमारे पास मॉइस्चर होता है सारी हवा में, तो इस ऐसे जगह पर या फिर किसी ऐसे तालाब के पास या किसी भी ऐसे पौंड के करीब कहीं पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है हमारे पास, या कोई ऐसी पानी की जगह पे हमारे पास कोई लोहा लगा हुआ है, कुछ ग्रिल लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर उसको ये 3 कंडीशन अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन आती है तो हमारे पास कोरियन का जो अमल है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है। तो इसके लिए होता कैसे, यानी कि हमारे पास अगर एक शीट है, या मैं लोहे की एक शीट ले लेता हूँ, सपोज़ ये एक आयरन की शीट है। ठीक है, कहीं पे भी अगर डेंट पड़ गया, ये आयरन की शीट है, ये ऐसे डेंट पड़ गया, तो जैसे ही ये डेंट पड़ेगा ये जगह हमारे पास एनोड बन जाएगी। ये जगह हमारे पास क्या बन जाएगी, एनोड।
एनोड का आपको पता है, एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड चाहिए, और कैथोड किस तरह से बनेगा ये भी अभी इसकी सारी डिटेल पढ़ते हैं। फ़िलहाल ये बात याद रखें कि यहाँ पे एनोड बनता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अलावा एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पर ही होती है। तो इसको हम ज़रा बुक से पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फ़र्दर रिएक्शन की डिटेल और इसमें मज़ीद डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने यहाँ पे कंडीशन भी पढ़नी है। कहते हैं द इम्पोर्टेंट कंडीशन जो मैंने भी वहाँ पे भी लिखी हैं, ऑफ द रस्टिंग इज़ द मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर फ्री ऑफ एयर। वो कहते हैं अगर आप लोहे को पानी के अंदर डाल के रख दें तो कभी भी उसको ज़ंग नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप पानी के अंदर इस तरह से रखें कि वहाँ पे उसको हवा भी मिलती रही यानी नमी वाली हवा मिलेगी, तो अब हमारे पास लोहे को जंग लग सकता है। दूसरी बात जो मैंने दो और कंडीशन भी लिखी थी ना, वो भी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस, ये फजूल बातें हैं। तो कहते हैं स्टेन एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट फॉर दिस प्रोसेस टू ओकर, यानी स्टेन और डेंट कहीं पे पड़ जाते हैं, स्टेन लग जाता है या फिर डेंट पड़ जाता है, तब वहाँ से भी हमारे पास रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बल्कि ये कंडीशन पहले आती है और वो कंडीशन बाद में आती हैं। तो कहते हैं दिस रीजन इज़ कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। और इसके ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। चलें अभी इधर तवज्जो करें, उसमें हमारे पास है, देखें यहाँ मैंने भी रॉड बनाया था कि अभी एक लोहे का रॉड है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास डेंट पड़ गया। अब डेंट पड़ने से क्या हुआ, हमारे पास क्या आयरन है, अभी खुद ही हम कह रहे हैं कि लोहे का रॉड है तो आयरन का फार्मूला है 2Fe, ठीक है। Fe को फेरस भी कहते हैं और आयरन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आयरन है, इसके ऊपर अगर डेंट पड़ा है, कहीं पे भी कोई चोट लग गई, कोई डेंट पड़ गया, तब हमारे पास क्या होता है 2Fe2+। एक बात और याद रखें, मैं ज़रा साइड पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो एक आयरन के मालिक्यूल होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है इसके ऊपर 2 यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। +2 का मतलब ये है कि एक आयरन मालिक्यूल हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक आयरन मालिक्यूल हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पे हमने 2 आयरन मालिक्यूल लिए हैं और हमने यहाँ पे भी 2 लिखा है, 2 आयरन मालिक्यूल हैं, तो उसके बाद 2+ चार्ज होता है, इसका मतलब ये हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देगा। एक आयरन मालिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, अगर 2 आयरन मालिक्यूल लेंगे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी हमने कोई हथौड़ा मार दिया कहीं पे या कहीं पे डेंट पड़ गया लोहे को, तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, वो पूरे लोहे में या फिर पूरे रॉड के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एनोड बनने का प्रोसेस। अब हमारे पास क्या हो गया, इस जगह पे हमारे पास आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, आयरन के ऊपर 2+ चार्ज आ चुका है। ये हो गया हमारे पास एनोडिक रीजन हो गया। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। कहते हैं द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट, जैसे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, वहाँ से डैमेज ऑब्जेक्ट जो है डैमेज हो गया। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द आयरन शीट, वो पूरी शीट में मूव करते हैं अनटिल दे रीच आ रीजन टू द रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडिंग बाय द वाटर लेयर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में भी आपको दिखाया गया। This region act as the cathode and the electron reduce the oxygen molecule in the presence of H+ आइन। अब इस बात को भी मैं समझा देता हूँ, इस पैराग्राफ को पढ़ लिया तो अब इस बात को भी समझा देता हूँ कि ये वाला रिएक्शन कैसे होता है और यहाँ पर होता क्या। जी देखें, अब ये वही रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए थे 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये हम मूव कर रहे थे पूरे आयरन के रॉड के अंदर। अब हुआ क्या कि हमारे इस आयरन की कोई जगह ऐसी थी जहाँ पर ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद थी, ये हवा ऊपर है, सारी ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, और साथ वहाँ पर नमी भी मौजूद थी यानी कि वाटर भी मौजूद था, ठीक हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन इसको मिलेगी, तो जब भी ऐसी जिस जगह पे इसको ऐसी कंडीशन मिलेगी, वो ही जगह हमारे पास क्या बन जाएगी, कैथोड बन जाएगी। कैथोड बन जाएगी जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और जहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन होती है, तो हमारे पास यहाँ पे कैथोड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आयरन से एनोड बन गया और यहाँ पर हमारे पास कैथोड बन गया। अब ये हमने ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन तो पढ़ लिया, ये एनोडिक की जगह एनोड जो है, एनोड पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है, ये हमने रिएक्शन रीड कर लिया। दूसरा हमारे काम होता है रिडक्शन का। रिडक्शन कैसे होती है, यहाँ पे हम रिडक्शन भी देख लेते हैं। रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो हम यहाँ पे रिडक्शन भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ये जो
ऑक्सीजन हवा में मौजूद थी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद थे, ठीक है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 4+H+ आइन, साथ 4 हाइड्रोजन भी हैं। ये अब क्या हम करते हैं, जोड़ कर क्या बनाते हैं, 2H2O। अब यहाँ पर ज़रा सोचने की बात है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये 4 हाइड्रोजन एटम कहाँ से हैं, ये 4 हाइड्रोजन आइन जो हैं ये कहाँ से आए हैं, इसके बारे में भी बुक में लिखा हुआ है, ये हम बुक में रीड कर लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं ये हाइड्रोजन। बल्कि रिडक्शन तो होनी चाहिए थी, इन 4 इलेक्ट्रॉन को इन ऑक्सीजन में ऐड होना चाहिए था और यहाँ पर रिडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन एटम कहाँ से आए हैं, इस हाइड्रोजन एटम को रीड करते हैं जी। वो कहते हैं द H+ आइन, यही वाले H+ आइन आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला मैं यहीं पर लिख देता हूँ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। कहते हैं विच इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, डैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब देखें यहाँ पे मैंने वही रिएक्शन भी लिखा है कि H2O जब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हमारे पास वही जो मैं बता रहा था कि हमारे पास अगर हवा में नमी, हवा में यानी कि नमी मौजूद है, जैसे सर्दियों का मौसम है उसमें फोग पड़ती है, उसमें हवा में नमी मौजूद होती है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अगर ये दोनों मौजूद हैं आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड बनेगा तो हमारे पास इसमें से देखें ये यहाँ पे 4H+ हैं, तो मैं इसको ज़रा उस पर अपने रजिस्टर पे कर लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि ये जो हमारे पास 4H+ हैं वही कार्बोनिक एसिड से आते हैं। होता यूँ है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल जो हवा में मौजूद हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्वाइन हो जाते हैं और हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास H2CO3 जो मौजूद है ये हमारे पास, यही हमारे पास जो है हमें इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम। अगर हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा कर देते हैं, इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2H2O बन जाएगा और CO3 बन जाएगा। अभी ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन बन गए, 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे पास जाके ये वाले इनके साथ जुड़ जाते हैं और इस वजह से हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीडेशन हमारे पास इस शक्ल में होती है। अब देखें हमने हमेशा यही पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, फिर रिडक्शन पढ़ते हैं, फिर हमारा ओवरऑल या रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब हम ओवरऑल पढ़ेंगे या फिर रिडॉक्स, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें जितने भी हमने यहाँ पे ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की होती है ये कंप्लीट हमने रिडॉक्स रिएक्शन में बतानी होती है। यानी कि अब हमने क्या किया, वहाँ पर हमारे पास दो, सबसे पहले एनोड वाले रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पे 2 आयरन के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब नीचे रिडक्शन में आ जाते हैं। रिडक्शन में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 4 आइन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ही है टोटल। अगर मैं इस साइड पे जाऊं तो हमारे पास ऊपर वाले रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, 2 आयरन 2+, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर हमारे पास इस रिएक्शन में हमारे पास आता है 2H2O, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब देखें यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बना है वो असल में हमारे पास है 2Fe2+ प्लस 2H2O। ये हमारे पास टोटल जो है रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यानी हम 4 इलेक्ट्रॉन को ना भी लिखें, टोटल हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो बनेगा वो इस शक्ल में बनेगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आइन, और ये हमारे पास, आप बुक से देख लें, यही वाला रिएक्शन उधर मौजूद है। इसके बाद अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें आयरन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रीली हमारे पास आइंस के साथ मौजूद है। अब ये आयन, अब इस आयरन ने जो है रस्टिंग प्रोवाइड करनी है, रस्टिंग बंद करनी है। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो आयरन बना है यानी कि 2Fe2+, इसको सिर्फ़ और सिर्फ हाफ ऑक्सीजन यानी कि सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, अकेला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में चाहे O2 की शक्ल में होता है, अगर मैं हाफ ऑक्सीजन लिखूँगा इसका मतलब ये है कि सिर्फ O2 नहीं, सिर्फ O, ठीक है। इसको सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, साथ 2+ NH2O। इसका मतलब ये है कम अज़ कम 2 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, अगर हम यहाँ पे N की जगह 0 लगाएंगे।
एन की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 3 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एन की जगह मैं 2 लगाऊंगा तो 4 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, देख लें यहाँ पे बने कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब ये सारे आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास जो असली जो रस्टिंग का जो फार्मूला Fe2O3 डॉट NH2O, ये हमारे पास ओरिजिनल रस्टिंग का फार्मूला है। जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ ये फार्मूला ज़रूर लिखना है। तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो इस पे देख लेते हैं, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। कहते हैं द ओवरऑल रिएक्शन मैंने वहाँ बुक पे करके दिखा दिया। अब हमारे पास मैंने कहा ये जो आयरन बनता है, आयरन हमारे पास हाफ ऑक्सीजन यानी कि कम से कम 1 ऑक्सीजन के साथ ज़रूर मिलता है। द Fe2+ फॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। एक साल्ट बनाता है Fe2O3 डॉट NH2O, जिसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। इट इज़ आल्सो आ रिडॉक्स रिएक्शन, इसको भी रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। रिडॉक्स का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारे अमल एक साथ होते हैं। द रस्ट ऑफ आयरन इज़ पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरिजन। अब ये जो है हमारे पास ये जो रस्ट बन गया है, इसके अंदर सुराख होते हैं, पोरस होते हैं। अब लाजमी बात है, जब सुराख होंगे तो इसमें मज़ीद अगर पानी हमारे पास, वहीं पानी में अगर आयरन मौजूद रहेगा तो मज़ीद इसको जंग लग सकता है। तस द रस्टिंग कंटिन्यूज़ अनटिल द होल पीस ऑफ द आयरन इज़ ईटन अवे। अगर हम वहाँ पे रस्टिंग को नहीं रोकते, यानी हम पेंट वगैरह उस पर नहीं करते, तब हमारे पास ये मुसलसल होती रहेगी यहाँ तक कि हमारा आयरन का पीस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा यहाँ पे तरीका है। देखें यहाँ बना हुआ है, डेंट पड़ा है, आयरन के मॉलिक्यूल यहाँ से आयरन के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। जिस जगह पे पानी ज़्यादा था, हाइड्रोजन उन्हें प्रोवाइड हो गया, वहाँ से कैथोड बन गया, और जहाँ पे आयरन था वहाँ पे एनोड बन गया। इन्होंने आपस में जुड़ के आयरन ऑक्साइड डॉट NH2O यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लेक्चर है। इसमें से कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि काटने की ज़रूरत है या उसको याद ना करने की ज़रूरत है। तकरीबन इसमें सब कुछ ही याद करना है। तो इसको आप अच्छी तरह इसकी रफ प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह देखें और अच्छी तरह इस पर तवज्जो बहुत दें।